Hello student, Anisha Pasha Salvi, your biology mentor. Today I am going to start a topic is M phase mitosis of cell cycle and cell division. इससे पहले हमने जब बात करी तो हमने देखा था सेल साइकिल क्या होती है, उसमें कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, कौन कौन सी फेजेस होती है, किस तरीके से हम ये इंश्योर करवाते हैं कि वो जो डिवीज़न हुआ है उस पर्टिकुलर सेल का वो प्रॉपर है या नहीं है, कहाँ पर कैसे कैसे चेक पॉइंट्स होते हैं, कौन उनको आइडेंटिफाई करता है, साइक्लिन क्या होता है, सीडीकेस क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों के साथ साथ हमने सिग्निफिकेंस भी देखा था। आज जो टॉपिक है हमारे बात करने का या चर्चा करने का वो है एम फेज। एम फेज मीन्स हमने जब लास्ट टाइम बात करी बच्चों, थोड़ा सा हम बैक का जो है रिकॉल करेंगे डेफिनेटली। जी नॉट जिसको हमने क्यूसेंट फेज कहा था, यहाँ पर सेल एग्जिट कर देगी G1 से जब उसे डिवाइड नहीं होने का, सस्पेंडेड सेल यहाँ रहेंगी, या वो सेल जो थोड़े टाइम के लिए या कोई रिक्वायरमेंट के लिए रिपेयर होना चाहती हो तो यहाँ पर जी नॉट में आपको वो मिलेगी। कुछ सेल्स जो कभी डिवाइड नहीं होती है जैसे लाइक ए हार्ट सेल, कब? अडल्ट फेज में, ठीक है। अडल्ट फेज में हम बात करें तो जो हार्ट सेल्स हैं या जो हमारी न्यूरॉन्स हैं वो फर्दर डिवाइड नहीं करती हैं तो वो आपको जी नॉट फेज में मिलेगी, राइट। G1 फेज, G1 फेज में हमने क्या क्या बनाया था याद करो। हमने बोला था यहाँ पर साइटोप्लाज्म इंक्रीज होगा, हमने बोला था यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे, इसके अलावा हमने बोला था ATP का सिंथेसिस होगा, सेल्यूलर ऑर्गेनेली यहाँ मिलेंगे, प्रोटीन्स यहाँ बनेंगे, RNA का सिंथेसिस यहाँ होगा, ठीक है, G1 फेज में। अब जब हमने एस फेज की बात करी तो ये एक स्पेसिफिक फेज से, सिंथेसिस फेज से, जहाँ पर DNA का रेप्लिकेशन हो रहा था, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो रहा था, इसी के साथ साथ हमारे पास पैकेजिंग मटेरियल भी आ रहा था, डन, डुप्लीकेशन हो रहा था। G2 फेज में हम गए तो हमने कहा था यहाँ पर जो सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली है उनका डुप्लीकेशन हो रहा था, साथ ही साथ गोल्जी एपरेटस बन रहा था, ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है बच्चों वो भी यहीं पर ही उसका डुप्लीकेशन होगा, राइट। G2 से हम फेज में जाते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस, राइट। इसको हमने प्रॉपर एम फेज बोला था। एम फेज में हम जो आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये सारी की सारी किसकी कहानी है? ये है कैरियोकाइनेसिस की, राइट। ये किसकी है कहानी? कैरियोकाइनेसिस की है। इसके साथ में जैसे ही सेल टीलो फेज के अंदर आ जाएगी, डिवीजन टीलोमियर तक हो जाएगा तो ये कहानी एंडिंग की तरफ आएगी। उसके बाद फर्दर जो सिचुएशन आएगी वो आएगी साइटोकाइनेसिस की, राइट। ये इवेंट जो है आज हम पढ़ने वाले, ये पूरा का पूरा यहाँ तक हम आज पढ़ने वाले हैं इस वाले टॉपिक में, राइट। इसके अलावा हम एक और बात करें जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखो, एक टर्म तो होती है माइटोसिस, राइट, जिसको हम कहते हैं, ये कैसे होती हैं, जो सेल्स होती हैं इक्वल टू मदर सेल, राइट, इक्वल टू मदर सेल। जो मम्मी होंगी उसी सेल के समरूप होंगी, उसी सेल के समान होगी, जो उसकी पेरेंट सेल होगी उसी से रिजेंबलिंग होगी वो सेल जो फर्दर डिवीजन के बाद बनेंगी। वो कौन सा होता है? माइटोसिस। एक कंडीशन आती है अमाइटोसिस, राइट। एक टर्म आती है अमाइटोसिस, इसको बहुत अच्छे समझेंगे। सबसे पहले हम बोलें कि अमाइटोसिस जो टर्म है, राइट, जो टर्म है वो दी है रीमेक नाम के साइंटिस्ट ने, राइट। रीमेक नाम के साइंटिस्ट ने ये टर्म दी है, क्या टर्म दी है? अमाइटोसिस, राइट। और इसको डिटेल में जो डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है, डिटेल अकाउंट जो दिया गया है वो दिया गया है हमारे साइंटिस्ट फ्लेमिंग के द्वारा, राइट, वो दिया है फ्लेमिंग के द्वारा। क्या है माइटोसिस? ये एक प्रिमिटिव, राइट, प्रिमिटिव टाइप ऑफ
सेल डिवीजन है। अब प्रिमिटिव से आपको क्या याद आ रहा होगा? प्रिमिटिव से आपको याद आ रहा होगा प्रोकैरियोटिक सेल, राइट? कोई डाउट? कोई डाउट है क्या? प्रिमिटिव ठीक है, प्रिमिटिव सेल की हम बात करें तो आप बेसिकली प्रोकैरियोट्स के बारे में सोचोगे सबसे पहले। क्यों सोचोगे प्रोकैरियोट्स में? क्योंकि यहीं पर ही प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस मिलेगा, है ना? यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस मिलेगा। न्यूक्लियस मिलेगा प्रिमिटिव टाइप का, यानी कि वेल डिफाइंड नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियर पोर नहीं है, न्यूक्लियोलस नहीं है, राइट? और जो क्रोमेटिन थ्रेड है वो भी एकदम डिस्पर्सिव है, यहाँ पर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ही नहीं है। तो दैट मीन्स जब अमाइटोसिस की कंडीशन होगी, देखो बच्चों रटने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, रटने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब अमाइटोसिस की कंडीशन होगी तो सबसे पहले जो दिमाग में आना चाहिए वो आना चाहिए प्रोकैरियोटिक का स्ट्रक्चर। प्रोकैरियोटिक हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर हमने देख लिया, हमें पता है उसके अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। उसके अंदर सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, एक्स्ट्रा बाहर की तरफ सराउंडिंग हमारे पास सेल एनवेलप होता है, राइट। उसमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है जिसको हमने न्यूक्लियोइड बोला था। न्यूक्लियोलस प्रेजेंट नहीं होता है, कोई सेल्यूलर ऑर्गेनेली वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। राइबोसोम्स के अलावा या वैक्यूल्स होती हैं या इंक्लूजन बॉडीज़ होती हैं वो प्रेजेंट होती है, राइट। इसके अलावा हम उसमें गोल्जी एपरेटस नहीं देखते, उसके अलावा हम उसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं देखते, राइट। तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर नहीं मिलती है। तो क्या है, जब वो चीज़ें प्रेजेंट ही नहीं है तो मैं क्या बोलूँगी कि क्रोमोसोम का कंडेंसेशन नहीं होगा। भाई क्रोमोसोम ही नहीं है तो कंडेंसेशन कहाँ से होगा, ठीक है। कोई भी जो सेल्यूलर ऑर्गेनेली है उसमें कोई डुप्लीकेशन नहीं होगा क्योंकि प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। यहां पर हम बात करें तो जो मीजोजोम है बच्चों, स्ट्रक्चर बनाते हैं ज़्यादा इजी रहेगा। जब हम अमाइटोसिस की बात करेंगे तो अमाइटोसिस में हम बैक्टीरियल सेल बनाएंगे, बैक्टीरियल सेल बनाएंगे, ये लो बना ली बैक्टीरियल सेल, ठीक है। यहाँ पे हमने बोला था इन्वेजन होता है और इस मीजोजोम के साथ में क्या अटैच होता है, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, ये तो पता है हमको। अब क्या होगा, सबसे पहले आप देखोगे कि इस कंडीशन बोले तो प्रोकैरियोटिक कंडीशन में या अमाइटोसिस की कंडीशन में जो न्यूक्लियर डिवीजन है और जो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन है वो साइमल्टेनियसली चलेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले न्यूक्लियर डिवीजन हो गया फिर साइटोप्लाज्मिक हो गया, यानी कि पहले कैरियोकाइनेसिस हो गया फिर साइटोकाइनेसिस हुआ। ये कब होगा, जब माइटोसिस पढ़ेंगे अभी हम, ठीक है। ये माइटोसिस का है, एम फेज का है। अमाइटोसिस में ये चीजें नहीं होती। यहाँ पर जो न्यूक्लियस या न्यूक्लियर डिवीजन है और जो हमारा साइटोप्लाज्मिक डिवीजन है या साइटोप्लाज्म का डिवीजन है वो क्या चलेंगे, एक साथ चलेंगे, ठीक है। कैसे चलेंगे, साइमल्टेनियसली चलेंगे। ठीक है, साइमल्टेनियसली चलेंगे, एक साथ चलेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले कैरियोकाइनेसिस हो और फिर साइटोकाइनेसिस हो। तो आप देखोगे पहले क्या हुआ, सेल वॉल गया तो इस तरीके से ये लो, ठीक है। यहां से मीजोजोम से रेप्लिकेशन होगा, ठीक है, डिवीजन होगा, रेप्लिकेशन से डिवीजन होगा। डिवीजन वजह से यहां पर हम क्या करवाते हैं, बाइनरी फिजन करवाते हैं ना, और बाइनरी फिजन में कौन हेल्प करता है, मीजोजोम हेल्प करता है। तो मीजोजोम का भी डुप्लीकेशन होगा, ठीक है। डुप्लीकेशन होने की वजह से क्या हो जाएगा, आगे बात समझ में, दो डॉटर सेल होगी। कैसे आया, अमाइटोसिस के थ्रू आया। किसने टर्म दी, रिमेट ने। किसने डिटेल अकाउंट में दिया, फ्लेमिंग ने। क्या बताया, अमाइटोसिस क्या है, एक प्रिमिटिव टाइप का
सेल डिवीज़न है जो कि प्रिमिटिव टाइप के सेल में पाया जाता है जैसे प्रोकैरियोट। बट एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? ये यूकैरियोट्स में भी देखा जाता है। ईस्ट में हम बात करें तो बाइनरी फिजन में देखा जाता है, अमीबा में ये देखा जाता है। इसके अलावा हम बात करें जो मैमल्स हैं, मैमल्स में जब फॉइटल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है, फॉइटल मेम्ब्रेन जैसे एमनियन, जैसे कॉइरॉन, इनका फॉर्मेशन के दौरान भी अमाइटोसिस देखा जाता है। आई होप अमाइटोसिस इज वेरी क्लियर विद यू ऑल, राइट? क्लियर? डन? नाउ अब हम पढ़ेंगे एम फेज। एम फेज क्या होती है? दिस इज मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल। यदि आपसे पूछे ड्रामेटिक क्यों है? ड्रामेटिक का मतलब है ड्रामा। ड्रामा मतलब नौटंकियां। नौटंकियां यानी अलग अलग फेजेस बनाना, अलग अलग कंडीशन में आना। तो एम फेज है। एम फेज पहले प्रोफेज में जाएगा, प्रोफेज से मेटाफेज में जाएगा, मेटाफेज से एनाफेज में, एंड देन टीलोफेज में। अलग अलग फेज में जाना है, अलग अलग ड्रामा करना है, अलग अलग नौटंकियां मारनी है। तो इसलिए हम एम फेज को कहते हैं मोस्ट ड्रामेटिक। ठीक है, याद रखेंगे मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल कौन सा है? एम फेज है, इन्वॉल्विंग मेजर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट ऑफ द सेल। सारे कंपोनेंट जो होते हैं सेल के, उसको हर एक को रिकॉग्नाइज किया जाता है। सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल्स सेम। हम अब माइटोसिस की बात कर रहे हैं। माइटोसिस में क्या हो रही है? सेम मिलेगी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन इसलिए कहते हैं, इसको हम समसूत्री विभाजन इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे पेरेंट सेल होती है सेम टू सेम वैसे ही डॉटर सेल पाई जाती है। डन? Though for convenience, mitosis has been divided into 4 stages. ठीक है, 4 stages में divided होता है। न्यूक्लियर डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस। इट इज़ वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द सेल डिवीजन। हमें पहले ज़रूरी है कि सेल डिवीजन हो कैसा रहा है ऑफ ए प्रोग्रेसिव प्रोसेस, एंड वेरी क्लियर कट लाइन्स कैन नॉट बी ड्रॉन बिटवीन वेरियस स्टेज। हम एकदम मतलब हमें पता है कि इस स्टेज में क्या हो रहा है, इस स्टेज में क्या हो रहा है, सारी चीजें एकदम क्लियर कट है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, राइट? अब एक और बात जो जानने की है वो सुन लो पहले। अर्ली मेटाफेज, आप सोच रहे होंगे मैम नोट डाउन किए जा रही है, बता नहीं रही। अभी बस 2 मिनट में मैं आपको समझा रही हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। ये देखो मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे समझना। अर्ली प्रोफेज जो है वो एक तरह से क्या है? इंटरफेज है। ठीक है, अर्ली प्रोफेज क्या है? इंटरफेज है। ठीक है, अर्ली प्रोफेज से लेट प्रोफेज, जो लेट प्रोफेज है वो एक्चुअल में अर्ली मेटाफेज है। क्यों? क्योंकि इनिशिएशन हो जाएगा ना मेटाफेज का। जो लेट प्रोफेज है वो एक्चुअल में क्या है? अर्ली मेटाफेज है। और जो लेट मेटाफेज है एक्चुअल में वो अर्ली एनाफेज है। और जो लेट एनाफेज है एक्चुअल में वो अर्ली टीलोफेज है। और जो लेट टीलोफेज है वो किसकी तरफ जा रही है? वो ट्रांजिशन टू साइटोकाइनेसिस। आ गई बात समझ में? तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभी डायग्राम जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो सीधा इंटरफेज लिख देते हैं, तो बच्चे कहते हैं मैम अर्ली प्रोफेज तो थी ये वाली, इंटरफेज कैसे लिख दिया?
गेट माई पॉइंट। या कभी हम साइटोकाइनेसिस करते हैं तो भी चेंजेस आ जाते हैं। अरे मैम ऐसे कैसे हो गया, यहाँ पर तो आपने कहा था कि लेट प्रोफेज में तो ये हो रहा है, ये तो मैम मेटाफेज के अंदर डायग्राम आ रहा है। क्लियर द थिंग्स। तो ये क्या है, एक्चुअल में ये एक दूसरे का इनिशिएशन ही है, ये एक दूसरे को लीड कर रहे हैं। मतलब लेट प्रोफेज जो है एक्चुअली में अर्ली मेटाफेज के बारे में बताएगी। डन। चलो प्रोफेज क्या है, प्रोफेज को जानने के लिए ठीक है कुछ की चीजें लिख देते हैं, की पॉइंट्स लिख देते हैं। प्रोफेज के बारे में जब हम बात करेंगे तो लॉन्ग पीरियड स्टेज है। ये लॉन्ग पीरियड स्टेज यानी कि लंबी है। और जो प्रोफेज आपको माइटोसिस में देखने को मिलेगी वो ही वैसे ही प्रोफेज के इवेंट आपको मियोसिस में भी देखने को मिलेंगे। तो ऑलवेज मतलब ऑलमोस्ट सेम रहती है, राइट। अब क्या क्या होगा प्रोफेज के अंदर ये ध्यान रखो। तो सबसे पहले क्रोमेटिन का कंडेंसेशन होगा। क्रोमेटिन क्या बात है, कंडेंसेशन होगा। क्रोमेटिन का कंडेंसेशन होगा तो दैट मीन्स क्या बनेगा, क्रोमोसोम बनेगा। हाँ या ना, क्रोमोसोम बनेगा। इसके बाद जो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हुआ था, ठीक है, सेंट्रियोल का जो डुप्लीकेशन हुआ था वो कहाँ जाएंगे, टुवर्ड्स द पोल। पोल की तरफ जाने के लिए प्रयास करेंगे, टुवर्ड्स द पोल। सो यदि हम बात करें अर्ली स्टेज ऑफ प्रोफेज, ठीक है, यदि हम बात करें अर्ली स्टेज ऑफ प्रोफेज तो आप देखोगे ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है। आप देखोगे कि यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, अभी ये क्रोमोसोम नहीं है, क्यों, क्योंकि ये क्रोमेटिन है। क्रोमेटिन के बाद जब कंडेंसेशन होगा, जब अर्ली प्रोफेज में क्रोमेटिन का कंडेंसेशन होगा तो वो क्या बनाएंगे, क्रोमोसोम्स बनाएंगे। तो अभी यहाँ पर कुछ इस तरीके की थ्रेड आपको दिखेंगी, ये लो ये लो ये लो, ठीक है, और ये सेट, ठीक है। अब क्या होगा, धीरे धीरे ये कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन होगा तो ये क्या बनाएंगे, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करेंगे। क्या करेंगे, ये क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करेंगे। ये लो भाई क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करवा लो, लाइक दिस। ये बन गया हमारा कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। कहां पर हुआ, अर्ली फेज से लेट फेज के अंदर। डन। चलिए प्रोफेज विच इज द फर्स्ट स्टेज। और एक और बात वो है कि याद करो जीवन में जो हमारे पास कंटेंट था वो था 2n2c, राइट, 2n2c था। लेकिन जब हम एस फेज में आए तो क्या हो गया, डुप्लीकेशन हुआ, रेप्लिकेशन हुआ डीएनए का, तो हमारे पास कंडीशन आ गई थी 2n, ठीक है। जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम रहेंगे लेकिन जो कंटेंट ऑफ डीएनए है वो डबल हो गया था, तो हम इसको क्या कह रहे थे, 2n4c कंडीशन। G2 में भी सेम कंडीशन थी। अब ये G2 से, ठीक है, G2 से हम कहाँ आ रहे हैं, प्रोफेज में आ रहे हैं। तो प्रोफेज में भी जो प्लॉइडी रहेगी वो क्या रहेगी, 2n4c। आ गई बात समझ में, प्लॉइडी क्या रहेगी, 2n4c रहेगी। Prophase is the first stage of karyokinesis of mitosis follows the S and G2 phases of interphases, right? The S and G2 phases, the new DNA molecules formed are not distinct but intervene. जो new DNA हुआ है, formed हुआ है, वो इंडिविजुअली आपको नहीं दिख रही है, अभी इंडिविजुअलिटी नहीं दिख रही है, अभी इंटरवेंट दिख रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड दिख रहे हैं, राइट। Prophase is marked by the initiation of condensation of chromosomal material। देखो क्रोमोसोमल मटेरियल क्या है, क्रोमेटिन है। क्रोमोसोमल मटेरियल को ही हम क्या बोल रहे हैं, क्रोमेटिन बोल रहे हैं। तो क्रोमेटिन का जो कंडेंसेशन होगा वो कहाँ पर होगा, प्रोफेज में होगा। ये ध्यान रखिएगा, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल कहाँ पर होगा, प्रोफेज में होगा। और जो हमारे डुप्लीकेशन हुआ था सेंट्रियोल का, कहाँ पर हुआ था, एस फेज में, याद है, डुप्लीकेशन ऑफ
सेंट्रियोल कहाँ पर देखा गया था, हमारा एस फेज में, तो अब वो वहां पर क्या होंगे, ये अदर जो पोल्स होंगे उसकी तरफ जाने की कोशिश करेंगे, मूवमेंट ऑफ टुवर्ड्स द पोल, राइट। द क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम्स अनटैंगल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन। अनटैंगल्ड रहते हैं तो क्या कंडीशन रही हमारी, लाइक दिस। अब आप देखोगे यहाँ पर, ठीक है, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, डुप्लीकेटेड हुए, ये इसका न्यूक्लियस है, ये सेंट्रियल है, पोल्स की तरफ जाएंगे अभी। अब आप देख रहे हो ये पोल्स की तरफ जा रहे हैं, ये इधर की तरफ जा रहा है, ये इधर की तरफ जा रहा है, पोल्स की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर जब क्रोमेटिन मटेरियल क्रोमोसोम मटेरियल क्रोमेटिन का कंडेंसेशन हुआ तो ये किसका फॉर्मेशन हो गया, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो गया प्रोफेज के अंदर। इज दैट क्लियर। तो यदि हम ओवरऑल बात करें, ठीक है, यदि हम ओवरऑल बात करें प्रोफेज की, अर्ली प्रोफेज में क्या कंडीशन थी, ठीक है, कंडेंसेशन क्रोमेटिन का स्टार्ट हुआ, ये सेंट्रियोल, ठीक है। अब क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो प्लॉइडी क्या रहेगी, 2n4C, यही प्लॉइडी रहेगी। अब देखो एक और चीज, जब ये पोल्स की तरफ जाएंगे, जब सेंट्रियोल जो डुप्लीकेट हो चुके हैं एस फेज में ऑलरेडी, वो जब पोल्स की तरफ जाएंगे तो दोनों तरफ अलग अलग चीजें होंगी। दोनों तरफ किसमें मैम, एक होगी एनिमल सेल के रेफरेंस में और एक होगी प्लांट सेल के केस में। अब प्लांट सेल में तो सेंट्रियोल प्रेजेंट ही नहीं होते, ठीक है, तो जो सेंट्रियोल है वो क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। तो एब्सेंट होंगे तो यहाँ पर एस्ट्रल रेज भी नहीं बनेंगी, तो हम कहेंगे कि एस्ट्रल रेज का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर होगा MTOC का फॉर्मेशन। क्या होगा, यहाँ पर होगा माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। कब होगा, ये प्रोफेज में होगा। जबकि एनिमल सेल में क्या होगा, हमारी सेल ऐसी है, यहाँ पर अभी क्रोमोसोम का कोई अरेंजमेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन जो सेंट्रियोल हैं वो क्या हो रहे हैं, अपनी जगह पे पहुंच गए हैं। जो सेंट्रियोल है वो अपनी जगह पे पहुंच गए, साथ ही साथ इस तरीके से एस्ट्रल रेज भी बना ली है, ठीक है, एस्ट्रल रेज भी फॉर्मेशन हो गई है। तो हम क्या बोलेंगे, एस्ट्रल रेज का फॉर्मेशन होगा, तो ऐसा माइटोसिस जब एस्ट्रल रेज का फॉर्मेशन होता है तो हम उसको कहते हैं एम्फी एस्ट्रल माइटोसिस, ठीक है। क्या कहेंगे इसको, एम्फी एस्ट्रल माइटोसिस, क्योंकि यहाँ पर एस्ट्रल रेज का फॉर्मेशन हुआ है। जबकि प्लांट के केस में सेंट्रियोल नहीं बनता तो एस्ट्रल रेज भी नहीं बनेगी, और सीधी सी बात है यहाँ पर MTOC का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह का जो माइटोसिस प्लांट सेल में देखा जाता है इसको हम कहते हैं एस्ट्रल माइटोसिस। डन, क्लियर द थिंग्स। चलो, तो सेंट्रोसोम which had undergo duplication during S phase and interphase now begins to move towards the opposite poles of the cell। अब जो मेजर चीज़ें हुई हैं, ठीक है, प्रोफेज में क्या हुआ, लॉन्ग पीरियड वाली क्या होती है, स्टेज होती है माइटोसिस की। इसके अंदर हम ये कहेंगे कि कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल होगा।
क्रोमेटिन होगा जिसकी वजह से क्रोमोसोम बनेंगे। जो डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल एस फेज में हो चुका है वो क्या होंगे, अपने पोल्स की तरफ जाएंगे। यदि हम एनिमल सेल्स की बात करेंगे तो वहाँ पर एम्फी एस्ट्रल माइटोसिस होगा, दैट मीन्स एस्ट्रल का फॉर्मेशन होगा प्रॉपर तरीके से। लेकिन जब हम प्लांट सेल की बात करेंगे तो वहाँ पर एमटीओसी का फॉर्मेशन होगा, एस्ट्रल रेज नहीं बनेंगी, तो हम उसको एस्ट्रल माइटोसिस कहते हैं। The completion of the prophase can thus be marked by the following characteristic events। तो क्या क्या events हुए, क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंसेस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो गया। क्रोमोसोम्स आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ टू क्रोमेटिड अटैच टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। हमने क्या बोला, अब इस तरीके से दो क्रोमेटिड अटैच है किससे, सेंट्रोमियर से, ऐसे हमें क्रोमोसोम मिले, राइट। सेंट्रोसोम विच हैड अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग इंटरफेस बिगिन टू मूव टुवार्ड्स अपोजिट पोल ऑफ द सेल। जो सेंट्रियोल बने थे वो टुवार्ड्स द पोल की तरफ जाएंगे। ईच सेंट्रोसोम रेडिएट्स आउट माइक्रोट्यूब्यूल कॉल्ड एस्टर्स, एस्टर का फॉर्मेशन करेंगे। These two esters together with spindle fiber form mitotic apparatus। क्या बनाएंगे, mitotic apparatus बनाएंगे। Cells at the end of prophase। अब end of the prophase में क्या होगा, हमें पता लगेगा कि हमें क्या क्या नहीं दिख रहा। हमें गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस नहीं दिखेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं दिखेगा, न्यूक्लियोलस नहीं दिखेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिखेगी। क्यों मैम, क्योंकि अब हमें सेल को डिवाइड करनी है। गोल्जी एपरेटस हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, न्यूक्लियोलस हो, इतने बड़े बड़े ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, तो हम उनके साथ में अच्छे से सेल डिवाइड कैसे कर पाएंगे। तो क्या होता है, यहाँ पर धीरे धीरे जो सेलुलर ऑर्गेनेली होते हैं वो विलुप्त हो जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, डिसअपियर होने लगती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लगती है, ये ध्यान रखेंगे। इज दैट क्लियर, आ गई बात प्रोफेज की समझ में। मेटाफेज, मेटाफेज में क्या होगा, तो जो हमारी लेट प्रोफेज है वही क्या कहलाएगी, अर्ली मेटाफेज कहलाएगी। तो हमने क्या देखी कंडीशन, हमने कुछ कंडीशन ऐसी देखी, ठीक है। ये हमारी लेट प्रोफेज की कंडीशन है, ठीक है। लेट प्रोफेज की कंडीशन है कि एक तो एग्जैक्टली हमें पता नहीं है कि क्रोमोसोम कहाँ पर अलाइनमेंट है, इसका कहाँ पर ये प्रेजेंट है, कहीं पर भी डिस्पर्स है। हाँ, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो चुका है, सेंट्रोमियर हो चुकी है, क्रोमेटिड्स आ गई है 2-2 हमारे पास, लेकिन कोई अलाइनमेंट नहीं है। एस्ट्रल रेस बन गई है, हमारे जो सेंट्रियोल है वो टुवर्ड्स द पोल पहुंच चुके हैं। लेकिन जब हम मेटाफेज के अंदर आते हैं तो मेटाफेज के अंदर जो कंडीशन होती है वो एक तो फॉल्स, एक प्लेट सी आपको दिखाई देगी, एक हमें लाइन दिखाई देगी जिसको हम कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट। इस मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर जितने भी क्रोमोसोम्स हैं, जितने भी क्रोमोसोम्स बने हैं वो क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे, और इसको हम कहते हैं कॉन्ग्रेसिव, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रेसिव या कॉन्ग्रेसर। यहाँ पर क्या होगा,
यहां पर आप देखोगे अब आप देखोगे कि कितना डिफरेंस आ गया, ठीक है, कितना डिफरेंस आ गया जब हमने लेट प्रोफेज में देखा कि यहाँ पर कुछ भी अभी एक स्टेज पर नहीं आया है, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो गया है, भाई सेंट्रियोल अपनी जगह पहुंच गए हैं। लेकिन जब मेटाफेज आप देखोगे तो मेटाफेज में क्या क्या हुआ, देखो स्पिंडल फाइबर, ठीक है, स्पिंडल फाइबर एकदम अटैच हो गए। अटैच कैसे हुए? विद द हेल्प ऑफ काइनेटोकोर। तो काइनेटोकोर का फॉर्मेशन जो आप देखते हो वो कहाँ देखते हो? वो देखते हो आप मेटाफेज के अंदर। तो काइनेटोकोर बना दें यहाँ पे, ये लो बन गया काइनेटोकोर। काइनेटोकोर की वजह से ये अभी खींचेंगे, ठीक है, जब अपन एनाफेज पढ़ेंगे जब जा करके जाएंगे। अभी तो ये सारे के सारे क्या हुए? मेटाफेजिक प्लेट पर अरेंज हुए हैं। अब आप देखोगे कि कुछ स्पिंडल फाइबर तो क्या है? अटैच है, किससे? क्रोमोसोम से। क्रोमोसोम से अटैच है विद द हेल्प ऑफ काइनेटोकोर ऑन सेंट्रोमियर। बट कुछ जो है वो एक पोल से दूसरे पोल तक कंटिन्यू जा रहे हैं। तो जो कंटिन्यू जा रहे हैं इसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पिंडल फाइबर या कॉन्टिन्यूअस फाइबर भी आप बोल सकते हो। और जो फाइबर आपको दिख रहे हैं कि क्रोमोसोम से अटैच है, इनको हम कहते हैं ट्रैक्शन फाइबर्स। ट्रैक्शन फाइबर्स, राइट, ट्रैक्शन फाइबर्स हो गए, कंटिन्यूअस फाइबर्स हो गए। अब देखो बच्चों, तो यहाँ पर यदि आपको क्रोमोसोम की स्टडी करनी हो, किसकी? मॉर्फोलॉजिकल स्टडी, ठीक है, क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजिकल स्टडी करनी हो तो आप किस में जाओगे? मेटाफेज में। तो क्या बोला मैंने? मेटाफेज में आप क्रोमोसोम के साइज की बात कर सकते हो, उसकी मॉर्फोलॉजी की बात कर सकते हो, नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात कर सकते हो, ठीक है। यदि आपको क्रोमोसोम की साइज के बारे में देखना हो, मॉर्फोलॉजी के बारे में देखना हो या फिर नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखना हो तो आप किस में जाओगे? मेटाफेज स्टेज में जाओगे। तो आ जाओ, आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है? The complete disintegration of the nuclear envelope marks the start of the second phase of mitosis. अब क्या हो रहा है? डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। Hence the chromosomes are spread through the cytoplasm of the cell, और साइटोप्लाज्म के द्वारा वो क्या हो जाएंगे? स्प्रेड हो जाएंगे। By this stage condensation of chromosome is completed, यानी कि कंडेंसेशन जो हमने क्रोमेटिन मटेरियल क्रोमेटिन का देखा था, क्रोमोसोमल मटेरियल का देखा था, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो गया था, तो मेटाफेज में कंडेंसेशन स्टॉप हो जाता है, ठीक है। मेटाफेज में क्या होगा? कंडेंसेशन स्टॉप हो जाएगा एंड दे कैन बी ऑब्जर्व्ड क्लियरली अंडर द माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप में आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हो। दिस देन द स्टेज एट विच मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स मोस्ट इजीली स्टडीड। तो इस वजह से क्या है कि जो मेटाफेज में है आप उसकी प्रॉपर क्या कर सकते हो? मॉर्फोलॉजिकल स्टडी कर सकते हो, राइट, लाइक दिस। तो ये वाला स्टेज हमारा क्या था? लेट प्रोफेज था, अर्ली मेटाफेज हो गया,
और ये कैसा हो गया हमारा मेटाफेज हो गया, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में आ गए, एस्ट्रल रेस प्रॉपर दिख रही है, स्पिंडल फाइबर हमें प्रॉपर दिख रहे हैं। डन। एट दिस स्टेज मेटाफेज क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड। टू सिस्टर क्रोमेटिड है कैसे, टू सिस्टर क्रोमेटिड। आगे बात समझ में? डन। विच आर हेल्ड टूगेदर बाय द सेंट्रोमियर, और एक दूसरे से कैसे बनी हुई है, इस सेंट्रोमियर की वजह से, ठीक है, एक सेंट्रोमियर की वजह से जुड़ी हुई है। स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर एट द सरफेस एट द सेंट्रोसोम आर कॉल्ड काइनेटोकोर, और इस सेंट्रोमियर पे एक डिस्क लाइक शेप, एक प्रोटीन की डिस्क लाइक शेप बनी हुई है, इसको हम क्या कह रहे हैं, काइनेटोकोर कह रहे हैं। किस कहां पर हुआ, मेटाफेज स्टेज के अंदर फॉर्मेशन हुआ। दिस स्ट्रक्चर सर्व द साइट ऑफ द अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर आकर के, मान लीजिए ये क्रोमोसोम है, इसके ऊपर ये काइनेटोकोर है, ये हमारा स्पिंडल फाइबर है, ठीक है। तो क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर है उस पर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और इसको हम काइनेटोकोर कहते हैं। ये काइनेटोकोर क्या करता है, स्पिंडल फाइबर को इससे जोड़े रखता है। इज दैट क्लियर? टू द क्रोमोसोम्स दैट आर मूव्ड इनटू द पोजीशन एट द सेंटर ऑफ द सेल। Hence the metaphase is characterized by all chromosome coming to lie at the equator। तो क्या होगा, मेटाफेज एक ऐसी स्टेज है जहां पर जितने भी क्रोमोसोम उस सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो एक इक्वेटर प्लेट पे, एक मेटाफेजिक प्लेट पर आकर के अरेंज हो जाते हैं विद वन क्रोमेटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटोकोर। काइनेटोकोर से अटैच होते हैं किससे, स्पिंडल फाइबर के द्वारा। वन पोल एंड सिस्टर क्रोमेटिड कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटोकोर एंड स्पिंडल फाइबर फ्रॉम अपोजिट पोल। क्या बोल रहा है, एक काइनेटोकोर इधर वाले काइनेटोकोर से अपोजिट वाले से जुड़ा हुआ है, इस वाले काइनेटोकोर से इधर अटैच हो रखा है। डन। द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम एट द मेटाफेज रेफर टू एज मेटाफेजिक प्लेट या मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज प्लेट जो इक्वेटर प्लेट जो हमारी बनी है इसको हम क्या कहते हैं, मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं। द की फीचर ऑफ मेटाफेज आर, क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या चीजें हुई है इसमें, स्पिंडल फाइबर का निर्माण हुआ है, स्पिंडल फाइबर अटैच हुए काइनेटोकोर से, chromosomes are moved spindle equator and at aligned along metaphase plate through spindle fiber to both poles। Done। अब आती है एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज में आप देखोगे कि इक्वेटर प्लेट से यहाँ पर दो इवेंट होंगे बेसिकली, पुलिंग एंड पुशिंग, ठीक है, पुलिंग एंड पुशिंग। तो एनाफेज में आप देख रहे हो कि जो हमारी क्रोमेटिड्स थी ये एक दूसरे से सेपरेट हो रही हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो रही हैं। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर पुलिंग हो रही है। पुलिंग कैसे, कि जो स्पिंडल फाइबर हैं ये पुल कर रहे हैं टुवर्ड्स द पोल, ये खींच रहे हैं, ये क्रोमेटिड है, ठीक है, सेंट्रोमियर से काइनेटोकोर अटैच है और काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर अटैच। ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं टुवर्ड्स द पोल। और पुशिंग कहां पर हो रही है, पुशिंग इन दोनों के बीच में, ठीक है, यहां समझाने के लिए मैं ये बता रही हूं, इन दोनों के बीच में एक इंट्राजोनल फाइबर्स होते हैं। क्या होते हैं, इंट्राजोनल फाइबर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, एक दूसरे को पुश करते हैं। मतलब ये दो जने हैं, अब ये एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं, पुश कर रहे हैं कि तुम जाओ अपोजिट पोल, मैं भी जा रहा हूं अपोजिट पोल, ठीक है। तो यहाँ पर पुशिंग हो रही है और यहाँ पर पुलिंग हो रही है, दो चीजें समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर हमें साइज का कहाँ पता लगा, हमारी मेटाफेज में, मॉर्फोलॉजी का कहाँ पता लगा, हमारी मेटाफेज में। लेकिन यदि आपको शेप
शेप का स्टडी करनी हो, शेप वाइज स्टडी करनी ऑफ क्रोमोसोम, तो आप कहाँ देखोगे, एनाफेज। शेप बोले तो जैसे हमने बोला था वी फेज, ठीक है, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, याद आ रहा है, आई जे, ठीक है, ये वाली सारी शेप हम कहाँ देखते हैं, एनाफेज में। ध्यान करो, मैंने वो सारी चीज बताई हुई थी और लिखी हुई थी, एनाफेज में हम ये सारी चीजें स्टडी करते हैं। डन। तो एट द ऑनसेट ऑफ एनाफेज ईच क्रोमोसोम अरेंज्ड at the मेटाफेज प्लेट इज स्प्लिट साइमल्टेनियसली, स्प्लिट हो रहे हैं, ठीक है, मेजर इवेंट है, स्प्लिट हो रहे हैं, एंड द टू डॉटर क्रोमेटिड्स नाउ रेफर्ड एज अ डॉटर क्रोमोसोम। अब क्या हो गए, डॉटर क्रोमोसोम। अब आप बताओ कि जो मेटाफेज था, मेटाफेज के अंदर, ठीक है, मेटाफेज में हमारी जो प्लॉइडी रहेगी वो अभी भी क्या है, 2n और 4c है, यहाँ पर कोई प्लॉइडी चेंज नहीं हुई। लेकिन जैसे ही हम एनाफेज में आएंगे, एनाफेज में देखो इसके पास भी सेंट्रोमियर, इसके पास भी सेंट्रोमियर, इसके पास भी सेंट्रोमियर, इसके पास सेंट्रोमियर, तो 1 2, ठीक है, 3 4 4, तो हम क्या बोल सकते हैं, 4n, और सबके पास अपना अपना क्रोमेटिड है, सबके पास अपना अपना क्रोमेटिड है, तो यानी कि 4n 4c इसकी प्लॉइडी हो जाएगी। कंटेंट तो वही रहा, लेकिन यहाँ पर क्रोमोसोम क्या हुए, स्प्लिट हुए, जिससे कि डॉटर क्रोमेटिड बन गई, सबके पास अपना अपना सेंट्रोमियर है, तो डेफिनेटली क्या होगा, हमारे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उसके अंदर इंक्रीमेंट हुआ है, तो यहाँ पर जो प्लॉइडी है वो चेंज होगी, क्या हो जाएगी, 4n 4c हो जाएगी। इज दैट क्लियर? So future daughter nuclei begin their migration towards the two opposite pole, ठीक है, two opposite poles. As each some chromosome moves away from the equatorial plate and the centromere of each chromosome remains directed toward the pole. और जो सेंट्रोमियर है वो क्या होगा, पोल की तरफ इसका ध्यान होगा, इसका आकर्षण होगा, and pole hence at the leading edge with the arms of the chromosome ट्रेलिंग बिहाइंड, पीछे की तरफ एक दूसरे को खींचना शुरू करेंगे, पुलिंग शुरू करेंगे, राइट। एनाफेज में आप ये देख रहे हैं पूरी कंडीशन। Thus एनाफेज स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग की इवेंट्स। क्या क्या हुआ, क्रोमोसोम स्प्लिट हुए, क्रोमोसोम स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट हो गए, क्रोमेटिड्स मूव्स टू द अपोजिट पोल, राइट, प्लॉइडी इंक्रीज हो गई है। नाउ एंडिंग स्टेज, टीलोफेज। टीलोफेज एट द बिगनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज द कैरियोकाइनेसिस की एंड स्टेज है। क्या है टीलोफेज, क्रोमोसोम्स दैट हैव रीच देयर रिस्पेक्टिव पोल, जो क्रोमोसोम है अपने अपने पोल्स की तरफ पहुंच गए हैं, डिसकंडेंस एंड लॉस देयर इंडिविजुअलिटी। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या होगा, वापस से आप देखोगे कि ये जो टीलोफेज होती है बच्चों, ये होती है अपोजिट टू प्रोफेज, ठीक है, प्रोफेज के अपोजिट होती है। पहले हमने क्या देखा था, प्रोफेज में कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ था, राइट, हमें कंडेंसेशन स्टार्ट हो रहा था, लेकिन टीलोफेज में क्या देखोगे तुम, इस तरीके से पोल्स की तरफ ऐसा कंडेंसेशन, ये मतलब बिल्कुल डिस्पर्स सी कंडीशन दिखाई देगी, आप पहचान नहीं पाओगे कि इसमें से क्रोमोसोम कैसा है, तो हम क्या बोलते हैं, लॉस देयर इंडिविजुअलिटी, क्रोमोसोम अपनी इंडिविजुअलिटी को खो देते हैं, मतलब अब आप पहचान नहीं पाते हो कि कहाँ पर क्रोमोसोम अलाइन है, और इस तरीके की ये कंडीशन यहाँ पर देखने को आपको मिलती है एट द एंड ऑफ टीलोफेज। द इंडिविजुअल क्रोमोसोम no longer be seen and each set of chromatin material tends to collect, सारे क्रोमेटिन मटेरियल कलेक्ट हो जाता है, पता नहीं लगता, ठीक है, एंड ईच एट द टू पोल्स। दिस इज द स्टेज विच शो द फॉलोइंग की इवेंट्स। क्या क्या हुआ, क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल्स एंड देयर आइडेंटिटी लॉस द डिस्क्रीट एलिमेंट। क्या हुआ, यहाँ पर पोल्स की तरफ प्रेजेंट हो गए, ठीक है, इकट्ठा हो गए, और इंडिविजुअलिटी जो है उन्होंने अपनी लॉस कर दी। टीलोफेज यहाँ पर आप देख रहे हो। अब इसके पास जो आता है साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस अभी हम पढ़ते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप्स अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर एट द ईच पोल फॉर्मिंग टू डॉटर न्यूक्लियाई, न्यूक्लियोलस गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर रीफॉर्म। प्रोफेज में हमने बोला था गोल्जी हमें नहीं दिख रहा, एंडोप्लाज्मिक हमें नहीं दिख रहा, न्यूक्लियोलस नहीं दिख रहा। टीलोफेज में हमने बोला अपोजिट टू प्रोफेज, प्रोफेज के जस्ट अपोजिट है, तो यहाँ पर आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी दिखेगी, यहाँ पर आपको न्यूक्लियोलस भी दिखेगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी दिखेगा, राइट। चलिए
नाउ वी हैव साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब है अब साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है। माइटोसिस accomplishes not only the segregation of duplicated chromosomes into daughter nuclei। अब कैरियोकाइनेसिस हो गया है, बट द सेल itself is divided into two daughter cells, ठीक है, by the separation of cytoplasm called cytokinesis। अब हमने देखा कि कंडीशन कुछ इस तरह की हो गई है, लेकिन यहां पर तो न्यूक्लियर डिवीजन हुआ है, अभी तक साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हुआ। साइटोप्लाज्म का डिवीजन होते ही दो अलग अलग डॉटर सेल बन जाएगी, राइट। तो साइटोप्लाज्म जो हम देखेंगे एनिमल सेल में अलग होता है और प्लांट सेल में ऐसे अलग होता है। देखो जब हम एनिमल सेल की बात करेंगे तो यहां पर ठीक है, एनिमल सेल की बात करेंगे तो फोर्स लगेगा लाइक ऐसे बाहर से अंदर की तरफ, इसको हम कहते हैं फरो। फरो का फॉर्मेशन होता है और धीरे 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 इस तरीके से ये अलग हो जाती हैं और दो सेल का फॉर्मेशन कर लेती हैं। तो यहाँ पर जो साइटोकाइनेसिस हो रहा है वो कैसा है, सेंट्रीपिटल, ठीक है, सेंट्रीपिटल यहाँ पर साइटोकाइनेसिस हो रहा है। आप देखोगे माइक्रोफिलामेंट रिंग जो बन गई है, क्लीवेज फरो बन गया है और दो सेल्स हमें मिल गई। लेकिन इन केस ऑफ प्लांट सेल में हमारे पास क्या होगा, बीच में देखो यहां पर आपको पता है प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है, यहां से कोई खांच बनाना नॉट पॉसिबल, राइट। ये सेल मेम्ब्रेन है, यहां पर एक सेल है, यहां पर एक सेल है। अब बीच में यहां से हमारे पास क्या बनेगी, एक प्लेट बनेगी, ठीक है, एक मेम्ब्रेन बनेगी। प्लेट जॉइन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, सेल्यूलर प्लेट बनेगी। और सेल्यूलर प्लेट को हम क्या बोलते हैं, मिडिल लेमेला। क्या प्रेजेंट होता है इसके पास, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट से ये बना हुआ होता है। इज दैट क्लियर, दोनों चीजें क्लियर हो गई। सो in an animal cell this is achieved by the appearance of a furrow in the plasma membrane. Furrow gradually deepens and ultimately join the center dividing the cell cytoplasm into two। धीरे धीरे फर्रो ऐसे अंदर की तरफ जाएगी और दो सेल में तब्दील हो जाएगी, राइट। नाउ प्लांट सेल की बात करें तो एनक्लोज बाय रिलेटिवली एक्सटेंसिव सेल वॉल प्रेजेंट होती है बाहर की तरफ। देयरफॉर दे अंडरगो साइटोकाइनेसिस बाय डिफरेंट मैकेनिज्म। फर्रो से तो नहीं होगी, डिफरेंट मैकेनिज्म अपनाना पड़ेगा। इन प्लांट सेल्स वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट इन द सेंटर ऑफ द सेल एंड ग्रोज आउटवर्ड द मीट टू द एग्जिस्टिंग लेटरल वॉल। और क्या करेंगी, अंदर की तरफ एक लेटरल वॉल बनाएगी जिसको हम मिडिल लैमेला कहते हैं। और ये किसकी बनी होती है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सेल वॉल बिगिन विद द फॉर्मेशन ऑफ ए सिंपल प्रिकर्सर कॉल्ड सेल प्लेट that represent the middle lamella between the wall of two adjacent cell, right? At the time of cytoplasmic division, organelle like mitochondria, plastid get distributed between the two daughter cell. Distributed हो जाते हैं, कौन कौन distributed हो जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाता है, प्लास्टिड हो जाते हैं, अलग अलग कोशिकाओं में चले जाते हैं। In some organism, karyokinesis is not followed by the cytokinesis। जरूरी नहीं है कि कैरियोकाइनेसिस होने के बाद साइटोकाइनेसिस हो, एज अ रिजल्ट ऑफ विच मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन क्या हो जाएगी, कहीं पर यदि अब इसमें साइटोकाइनेसिस नहीं होगा तो ये कोशिका कैसे हो गई, बाई न्यूक्लिएट हो गई। हो सकता है यहाँ पर ऐसे न्यूक्लियस हो तो मल्टी न्यूक्लिएट भी हो सकती है। इस कंडीशन को हम कहते हैं सिंसीशियम, ठीक है, सिंसीशियम कंडीशन बोलते हैं। एग्जाम्पल लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब देखो जो बात हमें देखनी है माइटोसिस और मियोसिस, अमाइटोसिस में, तो अमाइटोसिस और माइटोसिस, ठीक है, वेल डिफाइंड प्रोसेस है ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। यहां पर हम बोलेंगे प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल डिवीजन है। यहां पर जो टर्म दी है रीमेक ने दी है
और यहाँ जो टर्म दी है वो फ्लेमिंग ने दी है। राइट, यहां पर जो डिटेल अकाउंट दिया है फ्लेमिंग ने दिया है, बट यहां जो डिटेल अकाउंट दिया है, ये जो दिया है ये दिया है ए स्नाइजर ने दिया है ये। और जो अमाइटोसिस है ये डायरेक्ट न्यूक्लियस डिवीजन है, और माइटोसिस जो है वो इनडायरेक्ट न्यूक्लियस डिवीजन है। राइट, और देखिए अपन इसमें डिफरेंस, अमाइटोसिस की बात करें तो अमाइटोसिस जो है बच्चों फास्ट डिवीजन है, जबकि ये स्लो सेल डिवीजन है, स्लो सेल डिवीजन। यहां पर अमाइटोसिस जो है डू नॉट फॉलो सीक्वेंशियल स्टेप, ठीक है, बट जब हम माइटोसिस की बात करेंगे तो ये फॉलो करता है सीक्वेंशियल स्टेप। कौन कौन सी होती है? पीमैट, राइट, कौन सी होती है? पीमैट। यहां पर हम बोलेंगे कि जो कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस जो हो रहा है वो साइमल्टेनियसली चल रहा है, बट यहां पर कैरियोकाइनेसिस फॉलोज साइटोकाइनेसिस। डन, यहां पर एक साथ हो रहा है, वहां पर पहले कैरियोकाइनेसिस होगा फिर साइटोकाइनेसिस हो सकता है, और हो सकता है कि साइटोकाइनेसिस ना भी हो। डन, ये जो होता है अमाइटोसिस होता है ये बेसिकली प्रोकैरियोट्स में होता है, राइट। इसके अलावा यदि हम अपवाद की बात करें, एक्सेप्शन की बात करें तो ये अमीबा में, ये पैरामीशियम में, मैमल्स में देखा जा सकता है। लेकिन जब हम माइटोसिस की बात करें तो ये एनिमल सेल में, ह्यूमन में एंड प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। इज दैट क्लियर? आ गई बात समझ में? एनी डाउट? अब अपन सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस देखें। माइटोसिस और इक्वेशनल डिवीजन इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू द डिप्लॉयड सेल्स ओनली। ये सिर्फ डिप्लॉयड सेल में प्रेजेंट होता है बेसिकली। However, in some lower plants and in some social insect, haploid cell also divide by mitosis. लेकिन जैसे कि मेल्स हनी बीज या फिर हम लोअर प्लांट की बात करें जिसमें हैप्लॉइड और डिप्लॉइड जो सेल्स होती हैं, कंडीशंस होती हैं, उसके अंदर भी हम माइटोसिस देखते हैं। इट इज़ वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिवीजन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो सिग्निफिकेंट अकाउंट है इसका। डन। Mitosis usually result in the production of diploid daughter cells with the identical genetical complement। एक दूसरे से एकदम आइडेंटिकल कॉपी होगी, इसीलिए हम इसको इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। The growth of multicellular organism due to the mitosis, ग्रोथ हो रही है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। सेल ग्रोथ रिजल्ट इन डिस्टर्बिंग द रेशो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। रेशो को एकदम बरकरार रखने के लिए भी माइटोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। If therefore become essential for the cell to divide to restore the nucleocytoplasmic ratio, a very significant contribution of mitosis is cell repair। सेल रिपेयर हो जाती है इसके द्वारा। The cells of upper layer of the epidermis cell of the lining, the gut, blood cells are being constantly replaced by mitosis, right?
इस तरीके से हमने माइटोसिस पढ़ा। एम फेज के क्या क्या चीज़ें होती है, माइटोसिस क्या होता है, माइटोसिस क्या होता है, कैसी कैसी चीज़ें उसमें देखी जाती है, राइट। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ जिसमें हम मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड पढ़ेंगे। तो जल्द ही मिलेंगे, जब तक थैंक यू।